हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक का सेट तीसरा लेके आई हूँ और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच ओपन। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और यह एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट है जो घास पर खेला जाता है, इसलिए इसे लॉन टेनिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? इनमें से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलजी खां। इसके बारे में देखते हैं। सैयद राजवंश कब से कब तक रहा? तो 1414 से 1451 तक रहा और सैयद राजवंश की स्थापना खिलजी खां ने 1414 ईस्वी में की थी और यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। काराकोरम श्रृंखला के बारे में देखते हैं। K2 इस श्रृंखला में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में। उसके बाद है लद्दाख श्रृंखला। भारत का ठंडा रेगिस्तान LEH यहाँ स्थित है और चीन में लद्दाख रेंज के विस्तार को कैलाश श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है जास्कर श्रृंखला। यहाँ भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है जो कि लद्दाख का प्रवेश द्वार है। प्रसिद्ध सिटकिला, लिपुलेख और मेना पास, इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेट है। उसके बाद है शिवालिक श्रृंखला, तो बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट प्लेन्स और निम्न हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिनायल ऑफ सर्विस। इसके बारे में देखते हैं। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना वैध कार्यक्रमों और फाइलों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? तो इनमें से किसका धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्फ धारा। गल्फ धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। यह एक गर्म अंटार्कटिक महासागर का प्रवाह है जो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है। धारा का नाम, धारा की प्रकृति और महासागर देखते हैं। उत्तरी भूमध्य रेखा गर्म या शुष्क है, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर में बहती है। कुरोशियो यह गर्म धारा है, प्रशांत महासागर में बहती है। उत्तरी प्रशांत धारा यह भी गर्म है, प्रशांत महासागर में। अलास्का धारा गर्म है, प्रशांत महासागर में बहती है। दक्षिण इक्वेटोरियल धारा यह गर्म धारा है और प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर में बहती है। हम्बोल्ट या पेरू धारा यह ठंडा है, प्रशांत महासागर में। कुरिल या ओयासियो धारा यह ठंडा है और प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया धारा ठंडा है, प्रशांत महासागर में। फ्लोरिडा धारा गर्म है, अंटार्कटिक और कैरिबियन सागर। उसके बाद है गल्फ धारा, यह गर्म है, अंटार्कटिक महासागर में। नॉर्वेजियन धारा यह भी गर्म है, अंटार्कटिक महासागर में। ब्राजील धारा गर्म है, अंटार्कटिक महासागर में। लेब्राडोर धारा ठंडा, अंटार्कटिक महासागर में। बेगुएला धारा यह ठंडा है, यह भी अंटार्कटिक महासागर में। अगुलहास धारा यह गर्म और स्थिर है, यह अंटार्कटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के अवधि के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उत्तरी भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। फाहियान एक चीनी बौद्धिक भिक्षुक और अनुवादक थे। उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और वह गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव आरक्षित क्षेत्र। इसके बारे में देखते हैं। पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना है। जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में देखते हैं। यह आरक्षित क्षेत्र एक प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान या पशु अभयारण्य की तुलना में प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं और स्थल में प्राकृतिक संरक्षण के मूल्य का एक संरक्षित और न्यूनतम रूप से व्याकुल आंतरिक क्षेत्र होना चाहिए और आंतरिक क्षेत्र का सतत विकास स्थानीय सामुदायिक प्रयासों पर आधारित है। इनमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। अब भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18 हैं। वनस्पति उद्यान, यह एक ऐसा स्थान है जहां अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए फर्न, फूलों के पौधे उगाए और प्रदर्शित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यह प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र है और यह क्षेत्र वन्यजीवों या इसके पर्यावरण की रक्षा और प्रसार या विकास के उद्देश्य से रखा गया है। अब भारत में 101 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है। कितना? 101 है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1.23% के क्षेत्र को कवर करते हैं। और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवरों के आवास और उसके आसपास किसी भी तरह की गड़बड़ी से सुरक्षा की जाती है और भारत में 553 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य। कितना? 553, जो भारत में 3.64% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी रॉय। इसके बारे में देखते हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग के क्षेत्र में अग्रणीय थे और उन्हें विदेशी कंपनियों को अधिक मुनाफा कमाने से रोकने के लिए ब्रिटिश भारत के दौरान घर पर रसायन बनाना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रणय कुमार वर्मा। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वर्मा वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी का स्थान लेंगे। इनके साथ ही 1994 बैच के IFS अधिकारी संदीप आर्य को वियतनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, देखते हैं। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छ सचिव परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने 15 जून 2022 को हमजा अब्दी बरे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक लो प्रेशर जोन स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के पास। इसके बारे में देखते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक साथ आती है। सूर्य और भूमध्य रेखा के पानी के कारण तीव्र ताप में हवा को गर्म करता है। जैसे ही हवा बढ़ती है, फैलती है और ठंडी होती है, जमा हुआ नमी को गर्म के साथ लगभग सतत श्रृंखला में जोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है,
काकोरी रेलगाड़ी डकैती मामले में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा काकोरी डकैती सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है और काकोरी डकैती के बाद सरकार की गिरफ्तारी से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 17 को जेल हुई। अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाया था और भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल के भोलाचांग गांव में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु नोव इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवन पर आधारित है। तो एक हालिया फिल्म किसकी जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस रामानुजन। द मैन हु नोव इन्फिनिटी एक 2015 की ब्रिटिश जीवनी पर आधारित फिल्म है जो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित है। श्रीनिवास रामानुजन एक सिखाया गणितज्ञ था जिसने संख्याओं के सिद्धांत में योगदान दिया था। और सीवी रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उसके काम और उसके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था और वह 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। एस.एन. बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिकी वैज्ञानिक थे जो 1924 में क्वांटम आंकड़ों की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। एस. चंद्रशेखर, उन्हें 1983 में सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्व की भौतिकी प्रक्रियाओं के अपने सैद्धांतिक अध्ययन के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा एक भारतीय राज्य है जो पूर्व भारत में स्थित है। उड़ीसा का बारबील शहर मैग्नीज अयस्क के निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। बारबील शहर में दुनिया में लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। उड़ीसा में प्रसिद्ध मैग्नीज खदानें संबलपुर, रायगढ़, सुंदरगढ़ में स्थित है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था और उड़ीसा और उत्कलम भी उड़ीसा के पुराने नाम है और 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। पारादीप उड़ीसा का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी है और झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। किसने कहा था ये लाइन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। इसके बारे में देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को घटक विधानसभा के अपने अंतिम संबोधन में उन्हें सामाजिक लोकतंत्र के महत्व पर जोर देने के लिए उपयुक्त पंक्ति को कहा था जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उत्पन्न जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पे पाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है और यह कर्क रेखा पर स्थित है। धोलावीरा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता की एक अत्यंत उत्पन्न जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष खोजे गए हैं। एक परिष्कृत जल संरक्षण प्रणाली धोलावीरा की अनूठी विशेषताओं में से एक है और धोलावीरा स्थल की खोज 1967 से 68 में भारतीय पुरातत्विक जे.पी. जोशी ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1989 में धोलावीरा स्थल की खुदाई शुरू की थी। कब की थी? 1989। कालीबंगर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज एक इतालवी ईडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोर ने की थी और कालीबंगर दुनिया का सबसे पहला अटेस्टेड प्लैंड फील्ड है और लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है।
यह गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है और इसकी खोज भारतीय पुरातत्वविद S.R. राव ने की थी। और रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। रोपड़ एक शहर है जो सतलज नदी पर स्थित है और यह पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1944 में प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने भारत की आर्थिक विकास की एक योजना जारी की। इसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई योजना। बम्बई योजना के बारे में देखते हैं। यह 1944 में G.D. बिरला, J.R.D. टाटा और कुछ अर्थशास्त्रियों सहित उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भारत के लिए 15 साल की आर्थिक योजना के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष की अवधि के भीतर लोगों की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, समाज में आय समानताओं को कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और भारत के लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सहकारी खेती का अभ्यास करने के लिए। और लेकिन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बॉम्बे की योजना भारत द्वारा नहीं अपनाई गई क्योंकि पंचवर्षीय योजना प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई। इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे और डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया था। उन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भी मदद की थी और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में मिला था। डॉक्टर सतीश धवन को भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान का जनक माना जाता है और डॉक्टर धवन 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने और डॉक्टर होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है और डॉक्टर होमी जे भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन ने 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नेतृत्व किया था और इसी ने अपनी टीम के साथ नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का बढ़ते क्रम में विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा साझा करती है। डुरंड रेखा कितना 2430 किलोमीटर। उसके बाद है बांग्लादेश, यह पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ सीमा साझा करती है। पूर्वांचल 4096.1 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद है भूटान अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। जयगांव भूटान गेट 699 किलोमीटर के साथ। उसके बाद है चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा के साथ 4056 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करती है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यह भारत और नेपाल की सीमा है। 1690 किलोमीटर साझा करती है। उसके बाद है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धड़वाल। इसके बारे में देखते हैं। भारत के लौह अयस्क भंडार धड़वाल चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं। धड़वाल की चट्टानों लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, जस्ता, सीसा, चांदी आदि से समृद्ध है और इसका नाम कर्नाटक के धड़वाल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। झारखंड में भारत में हेमेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है और नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में खनन मंत्री हैं और गोंडवाना चट्टान प्रणाली कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कब से उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कब से कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 9, 1957। टैगोर एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने 3 देशों भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है
और 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया है। 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई जन गण मन को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। और 9 जून 1957 को हाई स्कूलों में राष्ट्रगान का पाठन अनिवार्य कर दिया है। इसलिए 9 जून 1957 को हाई स्कूल में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने गठित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन है और इसका मुख्य उद्देश्य तथाकथित निचली जातियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी और इसकी स्थापना कब हुआ? 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ने हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया है। ऑपरेशन पोलो 1948 में आयोजित किया गया था। सुंदरलाल समिति ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और किसी राज्य में मुख्य सचिव का निश्चित कार्यकाल होता है। यह दोनों कथन गलत है। इसके बारे में देखते हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा IAS अधिकारी के बीच चुना जाता है। मुख्य सचिव राज्यों में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। राज्य का मुख्य सचिव मंत्री परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव के पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1969 में राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल 3 से 4 साल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक शिलालेख लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृतिक शिलालेख ब्राह्मणी और अकोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे, जिन्हें एक सामान्य लेखक भी पढ़ और समझ सकता था। पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए गए शिलालेख अकोष्ठी लिपि में हैं और अशोक के शिलालेख भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा अशोक महान द्वारा स्तंभों, बड़े पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण 33 शिलालेख हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है और यह संस्थान राष्ट्र के डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करता है और यह डेयरी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए भी जिम्मेदार है। संस्थापक के पास अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: डेयरी उत्पादन, डेयरी प्रसंस्करण, डेयरी एक्सटेंशन और प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च। पृथ्वी की 2 स्थितियां ऐसी जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और बसंत में विषुव 21 मार्च को और शरद ऋतु में 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। 21 मार्च को विपरीत स्थिति में जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पेरिहेलियन, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति। पृथ्वी हर साल 3 जनवरी को सूर्य से लगभग 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अपनी परिधि पर पहुंचती है। अपहेलियन, सूर्य से पृथ्वी की सबसे दूर की स्थिति, और पृथ्वी हर साल 4 जुलाई को अपनी उदासीनता पर पहुंचती है जब पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के देश तट के समांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी। इसके बारे में देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है
और ग्रेट बैरियर रीफ किंग्सलैंड के उष्णकटिबंधीय जल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पहल के तहत भारतीय रेलवे ने पहली बार एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया। भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के तहत एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है। इस कदम के तहत रेलवे 600 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ प्रति वर्ष 80,000 पहाड़ियों की खरीद करेगा और इसका निर्माण देश में ही होगा। वर्तमान में रेलवे अपने पहियों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और जर्मनी जैसे देशों से आयात करता है। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक संवैधानिक संस्थान है। यह आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का प्रबंधन करता है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? 6 मई 1836। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक जमशेदजी जीजी भाई जगन्नाथ शंकर सेठ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कर। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है। 74वें संशोधन के शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित प्रावधान किए हैं।